अखिलेश, कल भी क्योंकि मीटिंग बुलाई गई थी और महाराष्ट्र के डीसीएम भी उसमें पहुंचे हुए थे, पीयूष गोयल भी उसमें पहुंचे हुए थे, कई केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे हुए थे और यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर के भी दरअसल फॉर्मूला तय हो रहा था कि आखिरकार कौन महायुति में कितनी सीटों पर लड़ेगा। तो इसे लेकर के भी ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में जो एक पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी और इसी के साथ साथ तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दोनों पक्ष, या महाराष्ट्र की बात करें तो वहां भी इंडी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ एनडीए है। यही सीधे तौर पे देखा जाए झारखंड में भी इंडी गठबंधन दावा कर रहा है और वो हेमंत सोरेन के साथ लड़ना चाहता है, दूसरी तरफ बीजेपी लड़ रही है चुनाव। तो ये दोनों पार्टियों के बीच ही चुनाव हो रहा है और दोनों तरफ से देखिए पिछले एक महीने से लगातार बातचीत चल रही है सीटों की शेयरिंग को लेकर के, और दोनों पक्ष कह रहा है कि हमारे समझौते करीब करीब हो चुके हैं। तो अब जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी ऐसे में ये चीजें और तेजी से सामने आएंगी और जल्द से जल्द इन पार्टियों को इस पर फैसला लेना होगा, क्योंकि उनको भी अपने टिकट क्लियर करने हैं, अपने कैंडिडेट को मैदान में जल्द से जल्द लाना है जिससे कि वो प्रचार में एज ले सके, अपनी बढ़त बना सके। तो कुल मिलाकर अब कहा जाए कि आज 3:30 बजे के बाद से चुनाव आचार संहिता दोनों राज्यों में लग जाएगी और उसके बाद चुनावी राजनीतिक गतिविधियां जो है, प्रचार के काम शुरू हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे कैंडिडेट्स के नाम भी देना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा महायुति में कहा गया कि हमारी बहुत सी सीटों पर समझौता हो गया है, जिन पार्टियों का जिन सीटों पर समझौता हो गया है उनको उनके खाते में गई हैं, उनके कैंडिडेट्स भी जल्दी सामने उनके नाम आ जाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि पार्टियों ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। बीजेपी की बात करें तो हरियाणा चुनाव के बाद उसे और ज्यादा बूस्टअप मिला है। हरियाणा चुनाव की वजह के जो रिजल्ट आए हैं उससे उसकी और भी जो मनोबल है कहा जाए कार्यकर्ताओं का, बार बार ये कहा गया पार्टी की तरफ से कि मनोबल हमारा बढ़ा है, तो एक मनोबल बीजेपी का भी बढ़ा है। लगातार वहां पे बीजेपी के और बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार रही है, तो उसको लेकर भी तमाम बातें हैं दूसरे गठबंधन को लेकर। लेकिन झारखंड में कहा जा रहा है कि वहां पर भी बीजेपी जो दावा कर रही है कि हमारे पास बहुमत आएगा। तमाम सरकार की नाकामयाबी है वहां के हेमंत सोरेन सरकार की, जिसको हम जनता के सामने लाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये शुरू हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले ये शुरू हो जाएगा कि देखिए अब 288 सीटें महाराष्ट्र में है, 81 सीटें झारखंड में है, लेकिन वहीं हम उत्तर प्रदेश को भी नहीं किनारे कर सकते हैं क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। तो क्या ये माने कि चुनाव आयोग आज 3:30 बजे इन तीनों ही जगहों की जो चुनाव की तारीख है उनका जो ऐलान लगभग एक साथ ही हो सकता है, आगे पीछे हम देखें, या उपचुनाव की जो तारीख है उनका अलग होगा ऐलान? बिल्कुल, ये दो राज्यों का, झारखंड और महाराष्ट्र का तो सामना की बातें जो है वो क्लियर हैं, लेकिन जहां तक उपचुनाव की बातें हैं वो भी इलेक्शन कमीशन आज तय कर सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से महाराष्ट्र और झारखंड के जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी तैयारी उनको लेकर घोषणा की जाएगी। बाकी जो उपचुनाव के मामले हैं दूसरे राज्यों में 10 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव की होनी है उसको लेकर के भी घोषणा की जा सकती है। लेकिन अभी उस पर ये थोड़ा इलेक्शन कमीशन के सूत्र भी खुलकर नहीं बात कर रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस जो इलेक्शन कमीशन 10 उपचुनाव की जो यूपी में है, अन्य दूसरे राज्यों में उपचुनाव के लिए जो सीटें खाली हैं उस पर भी घोषणा कर सकता है। यही देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक हमारे साथ जुड़ने के लिए दोपहर 3:30 बजे तक का समय जिसका इंतजार करना होगा और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। महाराष्ट्र, झारखंड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 10 वो सीटें भी हो सकती हैं जिन पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। और चलिए अब बात करेंगे मोदी सरकार के उस फैसले की जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। चर्चा ये हो रही है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चर्चा ये हो रही है कि भारत की तरफ आंख उठाकर कोई देखेगा तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बड़ा फैसला किया गया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाल दिया गया है और 19 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया
बुलाया गया है। 19 अक्टूबर तक वापस जाना होगा, भारत छोड़ना होगा। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि भारत के हाई कमिश्नर जो कि इस वक्त वहां पर हैं कनाडा में, उनको भी वापस बुलाया गया है। और ये भी आपको बता रहे हैं इस वक्त की भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें कनाडाई सरकार पर भरोसा नहीं है और वो उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाएगी, इसलिए अपने जो डिप्लोमैट्स हैं उनको भी वापस बुलाया। और भारत ने ट्रूडो को चरमपंथियों का समर्थक भी इस दौरान बताया है। कनाडा के झूठे आरोपों के बाद मोदी सरकार का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत ने 6 कनाडाई डिप्लोमैट्स को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा है और कनाडा ने भी भारत के 6 डिप्लोमैट्स निकाल दिए। भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को भी वापस बुलाया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रूडो ने देखिए एक बड़ा आरोप लगाया था, आतंकी निज्जर की हत्या हुई, भारत पर सवाल खड़े किए और उसके बाद से तनाव काफी ज्यादा बढ़ा। भारत का करारा पलटवार और एक्शन में मोदी सरकार लगातार देखने को मिल रही है। कनाडा और भारत के बीच फिर बढ़ी तकरार। कनाडा के झूठ पर भारत का करारा पलटवार। सोमवार को कनाडा पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विरोधी जो जहर उगला गया, उसने दोनों देशों के रिश्तों में एक बार फिर दूरियां पैदा कर दी हैं। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद जब भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया तो कनाडा बौखला गया। सबसे पहले हम आपको रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ। Investigations have revealed that Indian diplomats and consular officials based in Canada leveraged their official position to engage in clandestine activities, such as collecting information for the government of India, either directly or through their agents, and other individuals who acted voluntarily or through coercion. Evidence also shows that a wide variety of entities in Canada and abroad have been used by agents of the government of India to collect information. Some of these individuals and businesses were coerced and threatened into working with the government of India. The information collected by the government of India is then used to target members of the South Asian community. Threats or impact. कनाडा पुलिस ठीक वही बात दोहरा रही है जो कुछ समय पहले वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो करते थे। अगर आप इन दोनों के बयानों को सुनेंगे तो शायद ही आपको पता चलेगा। कुछ महीनों पहले ट्रूडो भी यही मंत्र जपते आ रहे थे, लेकिन इस बार भारत ने कनाडा के बयान की सिर्फ आलोचना ही नहीं की, बल्कि भारत ने कड़े शब्दों में कनाडा को फटकार लगाई। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया। इसके बाद भारत ने कनाडा सरकार के आरोपों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। निष्कासित राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। भारत ने कनाडा से सभी 6 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इन अधिकारियों को कनाडा से निष्कासन का नोटिस मिल चुका है। अब भारत से चौतरफा आलोचना का शिकार हुए प्रधानमंत्री ट्रूडो को अपने देश के विपक्ष का भी कोपभाजन बनना पड़ रहा है। कनाडा के विपक्ष ने ट्रूडो सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे पूरी तरह से विफल बताया। 9 साल उदार सरकार हमारे लोगों को सुरक्षित रखने या राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप को गंभीरता से लेने में विफल रही। इस वजह से कनाडा इन गतिविधियों के लिए खेल का मैदान बन गया है। कनाडा के इस हवाई दावे की चर्चा दोबारा सोमवार को उठी और बात इतनी बढ़ी कि दोनों देशों को अपने राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। बीते साल पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बिना सबूत के निज्जर की हत्या को लेकर कई आरोप लगाए